जय हिंद दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल में आप लोग देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ कवर करेंगे। पहला है कि एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, दूसरा है कि उसका एजप्शन मतलब एनोवा का जो टेस्ट होता है उसमें क्या क्या एजप्शन माना जाता है, और तीसरा है कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि पॉइंट ऑफ एग्जाम के एक एक 2-2 मार्क्स पे पूछा जाता है। साथ साथ हमारा आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तीनों जो चीज़ है वो इस वीडियो में कवर होगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किस वीडियो में सबसे पहले है कि एनोवा मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये जो नाम आया एन जो है एन एनालिसिस का है, ओ जो है वेरिएंस, और ये इसी से नाम से एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के शॉर्ट फॉर्म से ही एनोवा बना है। देखते हैं ये है क्या और कैसे ये इंपॉर्टेंट है। एनोवा इज अ पावरफुल टूल फॉर टेस्ट of a significance. It is used to measure the variability among observation. एनोवा एक तरह का बहुत ज़्यादा पावरफुल टेस्ट है जो कि हमको बताता है कि कैसे कैसे वो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे वेरिएबल है, कैसे अंतर है, कैसे दूसरे से डिफरेंट है, उसका ये मेज़र करता है। दूसरा, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन टी इज सुटेबल ओनली फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस टू सैंपल मीन। जो हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है टी टेस्ट के लिए, वो किस लिए था? बस इसीलिए था क्योंकि वो 2 सैंपल मीन का डिफरेंस निकाल सके उसके टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस का। मतलब जो हमारा एफ टेस्ट था वो किस लिए था? जब हमारा 2 मीन रहता था तो उसमें से हम लोग सिग्निफिकेंस निकाल सकते थे। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन मीन हो गया या सैंपल मीन हो गया तब क्या करेंगे? तब लगाएंगे हम एनोवा। वही आगे देखते हैं। In a situation when we have to consider more than 2 samples at a time, then an alternate procedure is needed for the testing the hypothesis that all the sample are drawn from the same population. कहता है कि अगर हमारा 2 से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाएगा, मतलब सैंपल हो जाएगा, किसके लिए? जैसे सैंपल मीन है वैसा ही, तो हमारे लिए एक दूसरा प्रोसीजर आता है जिसका नाम होता है हमारा एनोवा। वो प्रोसीजर जो है, जो हमारा ये सैंपल जो है वो कहाँ से आना चाहिए? वो सेम पॉपुलेशन से आना चाहिए। मतलब जैसे कि टी टेस्ट था वो 2 सैंपल मीन के लिए सिग्निफिकेंस निकाल रहा था। अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो सैंपल मीन, या सैंपल 2 से ज़्यादा हो गया तब क्या करेंगे? तब हम लोग लगाएंगे एनोवा। एनोवा लगाने से क्या होगा? उससे हमको मालूम चल जाएगा कि अगर 2 से ज़्यादा सैंपल होगा तो उसका सिग्निफिकेंस कैसे निकालेंगे, वो हमको एनोवा निकाल के देगा। हाँ, लेकिन जो सैंपल होना चाहिए वो एक ही पॉपुलेशन में से होना चाहिए। दैट इज दे हैव द सेम पॉपुलेशन, दैट इज दे हैव द सेम मीन टू टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ द सर्वल मीन, मीन्स एनोवा इज यूज्ड। जैसे हमारा सैंपल जो पॉपुलेशन सैंपल होगा वो भी हमारा सेम होना चाहिए। पॉपुलेशन सैंपल सेम होगा तब उसका हमारा सैंपल मीन भी जो होगा वो सेम होगा, और वो हमको ये टेस्ट करके बताएगा कि उसका होमोजेनिटी कैसा है, वो सैंपल कैसे होमोजीनियस आपस में है, जो कि हमको एनोवा बताएगा। तीसरा, एनोवा टेक्निक इज वेरी versatile, that is the fine application. It almost all type of design of experiment is diverse field such as industry, education, psychology and agriculture and business etc. कहता है कि जो हमारा एनोवा है वो बहुत ज़्यादा ही ऐसा टेक्निक है जो कि लगभग सारे ही डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में इसका यूज होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडली यूज होने वाला टेक्निक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे हैं इंडस्ट्री में यूज हो सकता है, एजुकेशन, साइकोलॉजिकल, एग्रीकल्चर और बिजनेस, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें हम लोग डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं। तो एनोवा का यूज करके हम लोग वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। एनोवा is not several population variance, rather its objective is to test the equality of the several population mean or homogeneity of the several independent sample mean. एनोवा जो होता है, एनोवा इज नॉट सर्वल पॉपुलेशन वेरिएंस। एनोवा का जो काम है वो वेरिएंस को निकालना नहीं होता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो दिखाता है कि सेम पॉपुलेशन में से उसकी होमोजेनिटी कैसी है, उसका वेरिएबिलिटी कैसा है, ये हमको दिखाता है, या उसका पॉपुलेशन मीन्स
कैसे इक्वल है, मतलब उसका होमोजेनिटी बताता है, जो कि हमारा होमोजेनिटी बताता है। ठीक है, वेरिएंस इज इनहेरेंट इन नेचर, द टोटल वेरिएंस इज एन सेट ऑफ डाटा इज ड्यू टू द नंबर ऑफ कॉज ऑफ विच मे बी क्लासिफाइड। जो वेरिएशन होगा वो एक तरह का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब वो हम लोग नेचुरली निकाल सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती है, बाकायदा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये जो है दो तरीके से है, पहला है असाइनेबल कॉज, दूसरा है चांस या नॉन असाइनेबल कॉज। असाइनेबल कॉज क्या होता है? ऐसे होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में एग्जांपल में दिया था कि एग्रीकल्चर में क्रॉप्स कल्टीवेशन हो रहे हैं, तो उसमें इंसेक्ट आएंगे और वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करके चले जाएंगे या खाकर चले जाएंगे, तो वो हमारे एक्सनाइबल कॉज में आएंगे, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अब देखते हैं एजम्पशन फॉर एनोवा टेस्ट। जैसे कि हम लोग मान चलते हैं कि जो एफ टेस्ट जो है उसका वैलिडिटी जो है एनोवा में है, और उसी के बेसिस पे हम एजम्पशन बनाते हैं। तो सबसे पहले एजम्पशन है कि ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट। जैसे कि पॉपुलेशन मीन में से हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे या अलग अलग जो ऑब्जर्वेशन है वो जो होंगे आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। दूसरा है पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच ऑब्जर्वेशन आर टेकन आर नॉर्मल। जो हमारा पॉपुलेशन होगा जिसमें से हम लोग सैंपल लेंगे, वो पॉपुलेशन जो होगा उसको हम लोग नॉर्मल जैसा ट्रीट करेंगे या नॉर्मल होना चाहिए। दूसरा थर्ड है वेरिएशन ट्रीटमेंट एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट आर एडिटिव इन नेचर। जो वेरिएशन ट्रीटमेंट होगा और इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा वो एडिटिव होना चाहिए। कैसे? जैसे कि मान चलो कि आप कल्टीवेशन एक फील्ड में कल्टीवेशन कर रहे हो, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा आपको बताना हो। जैसे कि मान चलो कि कितना उसमें क्रॉप्स खराब होंगे, ये चलो लेके चलते हैं, या कितने और अच्छे क्रॉप्स उगेंगे, अच्छे वाले को लगते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो क्रॉप्स उगाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस्ट क्वालिटी का बीज लेकर आएंगे। ठीक है, और अच्छा करना होगा तो उसमें यूरिया डालेंगे, उसमें और न्यूट्रिशन डालेंगे। और अच्छा करना होगा तो वहाँ पर हम लोग बैठ कर देखेंगे, वाटर के अमाउंट जितना चाहिए होगा उतना देखेंगे। ये जो सारी सप्लाई चीज़ है, जैसे कि हमारा बेस्ट सीड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, यूरिया हो गया और वहाँ का वाटर हो गया, ये सारे क्या है आपस में एडिटिव है। ये सारे मिलाकर जो होंगे हमारे जो क्रॉप्स के होंगे वो अच्छे क्रॉप्स ग्रो कराने में मदद करेंगे, इसलिए यहाँ पर एडिटिव इन नेचर लिखा गया है। लास्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर के। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। देखा जाए एक्सपेरिमेंट होता क्या है, सोचोगे कि बड़ा आसान है कर लेंगे, लेकिन डिफरेंशन के नाम पे क्या लिखोगे वो जानना जरूरी है, 2 मार्क्स में आता है। डिवाइस मीन ऑफ गेटिंग आंसर टू द पॉपुलेशन अंडर द कंसिडरेशन। कोई भी पॉपुलेशन, ये एक तरीका का मेथड है या कह लो कि डिवाइस है, ये आंसर लाने का तरीका है। पॉपुलेशन में कोई भी हम कंसिडरेशन, कोई भी एजम्पशन लेकर उस पॉपुलेशन का हम लोग आंसर निकालते हैं, उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट नाम देते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट, एक होता है रिलेटिव या कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट समझ में आता है कि वो अकेला ही अपने ही में आंसर निकाल के दे देगा। रिलेटिव और कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट नाम से जैसे क्लियर है कि दूसरे से रिलेट करके या कंपेयर करके आंसर निकलेगा। ठीक है। सेकंड है ट्रीटमेंट, वेरिएंस ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपैरिजन इन द कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। जो हम लोग कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग वेरिएंस ऑब्जेक्ट है उस एक्सपेरिमेंट के लिए, और उसका नाम दे देते हैं कि वो हमारा ट्रीटमेंट है। जैसे कि क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो उसमें हम लोग अलग अलग तरीके के क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, हम लोग अलग अलग फर्टिलाइजर लगाते हैं, डिफरेंट वेराइटी ऑफ सीड, अलग अलग तरीके से सीड बो रहे हैं, डिफरेंट मेथड ऑफ कल्टीवेशन, अलग अलग तरीके से हम लोग सिंचाई कर रहे हैं। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल यूनिट। एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू विच ट्रीटमेंट आर अप्लाई और ऑब्जर्वेशन आर स्टडी आर रिकॉर्डेड।
एक्सपेरिमेंट मटेरियल का सबसे छोटा भाग जिसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं या उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग समझ रहे हैं या रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, इन एनी एग्रीकल्चर फील्ड प्लॉट लैंड इज द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें का जो छोटा प्लॉट होगा, जगह होगा, उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटल यूनिट के नाम से यहाँ पर जानेंगे। दूसरा, इन अ क्लिनिक ट्रायल ईच पेशेंट इज द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। जैसे कि हम लोग क्लिनिक ट्रायल में गए कि हाँ इस स्किन पे डेंटल के पास मान चले गए कि उसको ट्रीटमेंट करना है, तो जो अलग अलग पेशेंट है वो हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट होंगे। चौथा है इल्ड, मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल अंडर द स्टडी और रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। ऐसे मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल, हम वेरिएबल को हम लोग मेजर करते हैं, नापते हैं या उसको यूज करते हैं, किस लिए? कोई भी ट्रीटमेंट को करने के लिए या उसको बनाने के लिए, उसको हम लोग कहेंगे इल्ड। और देखते हैं, जैसे कि यहाँ 4 हो गया और 3 बचा है हमारे इंपॉर्टेंट टर्म में। फिफ्थ है ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ग्रुप और स्टेटा सच दैट दे आर विद इन द होमोजेनियस एंड बिटवीन हेट्रोजीनियस, दिस ग्रुप आर कॉल्ड ब्लॉक्स। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमारा फील्ड है जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करेंगे, मतलब कल्टीवेशन करवाएंगे। तो इधर जो है हमारा रिवर फ्लो कर रही है, तो जाहिर सी बात है इधर का क्रॉप्स अच्छा होगा, उससे और थोड़ा सा डल और थोड़ा सा मतलब इधर बेटर होगा, ठीक होगा और ठीक होगा और कम होगा। क्रॉप्स का ग्रो करने का और हमारी क्वालिटी जो होगी इधर अच्छी होगी, क्योंकि इधर वाटर सप्लाई ज़्यादा है, मिनरल्स ज़्यादा होंगे। तो इधर जो होंगे वो अच्छे होंगे, उससे कम, मतलब ये आपस में जो होंगे होमोजीनियस होंगे, एक तरीके के होंगे। यहाँ पर एक तरीके के होंगे, ये एक तरीके के, ये एक तरीके। लेकिन इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों को देखा जाए, वो आपस में हेट्रोजीनियस होंगे। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग कह देते हैं ब्लॉक्स। क्या कहता है कि जो हमारा मटेरियल है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, उसको हम लोग ग्रुप्स में या स्टेटा में डिवाइड करते हैं, और वो स्टेटा ऐसा होना चाहिए कि आपस में कैसा होना चाहिए, आपस में होमोजीनियस होना चाहिए। लेकिन दो ठो को हम जब रिलेट करेंगे तो आपस में हेट्रोजीनियस होना चाहिए। 6 है एक्सपेरिमेंटल एरर। एरर के नाम से जैसे मालूम चल जा रहा है कि जो अब हमारी वैल्यू आएगी और जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो हमारा एरर होगा, यानी कि एक्सपेरिमेंटल एरर कहलाएगा। वेरिएशन फ्रॉम प्लॉट टू प्लॉट विच इज ड्यू टू द रैंडम और चांस नॉन असाइनेबल फैक्टर इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एरर। मतलब जैसे कि हमारा प्लॉट एक जगह से दूसरी जगह वैसा ही वेरिएशन होगा, एक जगह दूसरे अलग होगा और दूसरी जगह अलग होगा। वो किस लिए होता है? वो रैंडम के लिए होता है या चांस या नॉन असाइनेबल फैक्टर की वजह से होता है। मतलब कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या जिसको हम लोग सही नहीं कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। ये इट इज़ अ टेक्निक टर्म इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ एक्सटेरियर वेरिएशन ड्यू टू, ये जो हमारी अलग अलग वैल्यू आती है वो कुछ इन तीनों पॉइंट की वजह से आती है। पहला, इनहेरिटेड वेरिएबिलिटी इन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू विच ट्रीटमेंट आर अप्लाई। जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल रखे वो जिसके ऊपर हम लोग को ट्रीटमेंट करना है, वो अलग अलग वेरिएबल होगा, मतलब एक जैसा नहीं होगा, मतलब होमोजीनियस नहीं होगा। दूसरा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी इन methodology of the conducting the experiment, all failure to the standardized experimental technique। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कि हम लोग जो मेथड लगा के यूज करेंगे उस फील्ड के लिए या उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, कहीं पर अलग कहीं पर अलग होगा, तो उसमें हमारी एरर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी। थर्ड है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सैंपल टू द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। जो पॉपुलेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं उसको रिप्रेजेंटेशन, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अगर हम लोग गलत होगा तो एरर आने के चांसेस हैं। हम लोग का लास्ट टर्मिनोलॉजी जो है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट में से प्रिसीजन, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ डिजाइन। मतलब जो डिजाइन है उसका इंफॉर्मेशन को ही कहते हैं हम लोग प्रिसीजन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे? 1 अपॉन वेरिएशन एक्स बार, जिसका नाम है यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम लोग r अपॉन सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं।
आर अपॉन सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। आर जो है रेप्लिकेशन है और सिग्मा स्क्वायर जो है हमारा एरर वेरिएशन पर यूनिट। इस प्रिसीजन को हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? द रेसिप्रोकल ऑफ द वेरिएंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।